हम लोग हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि हिस्ट्री कहाँ से शुरुआत की जाती है और कैसे कैसे हिस्ट्री आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में हम सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले यानी हिस्ट्री होती क्या है, हिस्ट्री के फादर किसे कहा जाता है, क्योंकि वन डे एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको क्या पढ़ना है ये जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जानना ज़रूरी होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें कहाँ से क्या पढ़ना है, क्वेश्चंस कहाँ से रिपीट किए जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आता है, इसके बारे में हमें जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम हिस्ट्री आपको बताएंगे कि हिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, हिस्ट्री को कहाँ से शुरुआत की जाती है, हिस्ट्री को कितने कालखंडों में डिवाइड किया जाता है, हिस्ट्री के फादर कौन है, उनके बुक का नाम क्या है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि व्हाट इज हिस्ट्री, यानी इतिहास क्या है। आपको वन डे एग्जाम्स में तो ये पूछा जाएगा कि हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी जानना जरूरी होगा कि इतिहास किसे कहते हैं। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हिस्ट्री यानी इतिहास। हिस्ट्री यानी इतिहास। देखिए, इतिहास क्या होता है, तो बीते हुए चीजों के बारे में जानना हिस्ट्री कहलाता है। हिस्ट्री इज अबाउट थिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, यानी पास्ट की चीजों को, अतीत का अध्ययन। अगर हम वन वर्ड की बात करें, वन वर्ड में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अब इतिहास को अलग अलग कालखंडों में डिवाइड किया जाता है। जैसे इतिहास के फादर कौन है, और इसे एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है कि इतिहास के फादर किसे कहा जाता है, व्हाट इज यानी फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक वर्ड में कि इतिहास के पिता किसे कहते हैं, हेरोडोट्स को कहा जाता है। हेरोडोट्स भी लिखते हैं, हेरोडोटस पढ़ते हैं, कोई लोग हेरोडोट्स भी पढ़ते हैं, हेरोडोटस भी पढ़ते हैं। ठीक है, और जब यहाँ तक हम लोग पता चल गया हम लोगों को कि इतिहास के पिता हेरोडोट्स को कहा जाता है, तो यहीं आप सामने एक बात और मेंशन कर लेंगे कि उनके बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिका है। क्या है, हिस्टोरिका। उनके बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिका है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, एक है हिस्टोरिका और एक है नेचुरल हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है, किसकी बुक है, तो हेरोडोट्स की है। यही रिमार्क करके आप लिखेंगे एक पॉइंट इसमें। देखिए, जो चीजें ये पैरेलल में होंगी उसे हम रिमार्क करके लिखाएंगे, तो उसको आप जरूर मेंशन कीजिएगा। उसे हम क्या कहते हैं, रिमार्क करके लिखेंगे। नेचुरल हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है, नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका जो है वो किसकी पुस्तक है, तो नेचुरल हिस्टोरिका वो है प्लिनी की। आप जरूर इसको मेंशन करेंगे, उस किसकी पुस्तक है, तो प्लिनी। ठीक है, हिंदी में भी लिख लेंगे आप, नेचुरल हिस्टोरिका किसकी है, तो प्लिनी की है। यहां तक आपको बातें समझ में आई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं हिस्ट्री। सबसे पहले तो क्या है, इतिहास को किसे कहते हैं, हर किसी को पता होता है। इतिहास का अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। इतिहास के पिता हेरोडोट्स को कहा जाता है, इनकी एक बुक है जिसका नाम हिस्टोरिका है। और उसके बाद नेचुरल हिस्टोरिका ये किसकी है, तो प्लिनी की है। नेचुरल हिस्टोरिका किसकी है, प्लिनी की है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इतिहास को कितने कालखंडों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इतिहास को कितने कालखंडों में डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे आप भी लिखते रहेंगे साथ में। इतिहास को के कालखंड, इतिहास को तीन भागों में, तीन पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग कहाँ से शुरू कर देते हैं, तो एंशियंट हिस्ट्री से, जबकि एंशियंट हिस्ट्री जो है वो बाद का पोर्शन होता है। हम आपको बताएं यहाँ से कि हिस्ट्री का जो सबसे शुरुआती खंड होता है, इतिहास को तीन काल खंडों में डिवाइड करते हैं। पहला है प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तीसरा क्या है, ऐतिहासिक काल। देखें, पहला है प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल,
और तीसरा है ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, प्राक ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है। प्राक ऐतिहासिक काल यानी अगर हम प्री हिस्टोरिकल एज की बात करते हैं तो यहाँ पे मानव जो था, जो इंसान था, ना पढ़ना जानता था ना लिखना जानता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सबसे पहले मानव जो है वो उसकी कुछ चीज़ें अचीवमेंट के बारे में हम बात करेंगे कि आग की खोज कहाँ पे की गई, लोहे की खोज कब हुई, तांबा की खोज कब हुई। तो उसी आधार पे एक क्रिश्चियन थॉमसन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास को सामान के आधार पे, यानी उनकी जो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट थे, उन फैक्ट के आधार पे उन्होंने डिवाइड किया था 3 भागों में। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले प्राक ऐतिहासिक काल की। अगर हम बात करें तो प्राक ऐतिहासिक काल में मानव न पढ़ना जानता था और ना ही लिखना जानता था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पुटअप किया गया है, पूछा गया है कि वो इतिहास का वैसा कालखंड जब इंसान या मानव न पढ़ना जानता था ना लिखना जानता था। तो ये होगा प्राक ऐतिहासिक काल। क्या होगा? प्राक ऐतिहासिक काल होगा। प्राक ऐतिहासिक काल में हम लोग पाषाण काल को पढ़ते हैं। किस काल को पढ़ते हैं? पाषाण मतलब होता है पत्थर, यानी पत्थरों का काल, जिसे हम पैलियोलिथिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक बोलते हैं। तो प्राक ऐतिहासिक काल में 2 चीजें मेंशन हम यहां करते हैं, एक तो पढ़ना और दूसरा लिखना। ये सारी चीजें कहां से मिली हैं? तो ये पुरातात्विक विभाग से ये सारी चीजें मिलती हैं। पुरातात्विक के आधार पे हम लोग इस चीज का डिवाइड करते हैं, जिसके आर्कियोलॉजिकल फैक्ट कहा जाता है। इसमें ना इंसान ना पढ़ना जानता था और ना ही लिखना जानता था। इस क्रास का मतलब होता है ना पढ़ना ना लिखना। आगे हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें किस काल को रखा जाता है? तो इसमें हम रखते हैं पाषाण काल को। पाषाण यानी पत्थरों के औजार और हथियार का यूज करता था, पाषाण काल। पाषाण काल यानी इतिहास का वह समय जब मानव पत्थरों के औजार और हथियार का यूज करता था, उसे हम कहते हैं पाषाण काल। तो पाषाण काल अगर कोई पूछेगा तो किस में आएगा? तो प्राक ऐतिहासिक काल में आएगा। किस में आएगा? प्राक ऐतिहासिक काल। अब जब हम पाषाण काल को पढ़ेंगे तो पाषाण काल को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, ताम्र पाषाण और उसके बाद नव पाषाण या उत्तर पाषाण भी उसी को कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक की अगर हम बात करें तो आद्य ऐतिहासिक में मानव लिखना तो जानता था लेकिन पढ़ना नहीं जानता था। लिखना जानता था लेकिन पढ़ना नहीं जानता था। उससे कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिकल फैक्ट मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि इंसान कुछ ना कुछ कीलाकाटी करना जानता था, कुछ ना कुछ गोदना जानता था, कुछ ना कुछ मतलब वो बनाना जानता था, लेकिन वो आज तक पढ़ा नहीं गया कि वो सब चीज़ें क्या थीं। जैसे आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से भीमबेटका एक जगह है जहां से हमें गुफाओं के शैलचित्र मिले हैं। गुफाओं के शैलचित्र से हमें ये चीज़ें मालूम होती हैं कि वो लोग कुछ ना कुछ बनाना, कुछ ना कुछ लिखना जानते थे, लेकिन वो पढ़ना नहीं जानते थे क्योंकि आज तक वो पढ़ा नहीं गया। इसमें हम किस काल को रखते हैं? तो सिंधु सभ्यता को रखते हैं। किसको रखते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता को हम इसमें रखते हैं। सिंधु सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाँ देखिए, हम आपको बता रहे थे कि ब्रेन के जो होते हैं 2 पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है। लेफ्ट ब्रेन में जो बातें होती हैं वो लॉजिकल बातें होती हैं, रटने वाली चीज़ें होती हैं, मैथमेटिक्स जो भी चीज़ें हैं वो 5% ओनली है। आप जिंदगी में रटते रटते याद कर लीजिए, वो भूल जाएगा। सिर्फ उसकी कैपेसिटी कितनी है? 5%। लेकिन हम चीज़ों को फनी बना के पढ़ते हैं, हम चीज़ों को क्रिएटिव बना के पढ़ते हैं, हम चीज़ों को इमेजेस फॉर्म में पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में जाएंगी? 95% में जाएंगी। और ये आपको एक बार मैं गारंटी इस बात की देता हूं कि आप क्लास में बस एक बार अटेंशन के साथ, ठीक है, कॉन्शियस एकदम पूरा चेतन मन के साथ में आप बैठिए और उसके बाद क्लास कीजिए। फिर आपको कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं, वो पॉइंट्स ज़रूर लिखते रहेंगे साथ में कि यही चीज़ें आपको लिखना है। बाकी मैं पढ़ाने का तरीका मेरा कुछ अलग ही है। आपको मैं चीज़ों को फनी बना के बताऊंगा, चीज़ों को मैं क्रिएटिव बना के बताऊंगा, चीज़ों को इमेजेस में दिखाना कोशिश करूंगा कि दिखाओ ये चीज़ें कहाँ पर क्या है। तो कभी भी पढ़ना तो ये सारी चीज़ें आप फोकस करते चलना। हमेशा ध्यान रखना कि चीज़ों को राइट ब्रेन में ले जाने की क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। हम आपसे बात कर रहे थे
ऐतिहासिक काल के बारे में, इतिहास के बारे में तो हम प्राक इतिहास से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्राक इतिहास में सबसे पहले आप लोग लिखेंगे प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक है, हमने आपको बताया अभी अभी कि प्राक ऐतिहासिक काल जो होता है उसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, पत्थरों के औजारों का उपयोग करता था, अपनी जिंदगी जो है वो खाना बदोश की तरह गुजारता था। खाना बदोश का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ पेट को भरना था, जिंदगी का एक मकसद था सिर्फ और सिर्फ पेट को भरना। ठीक है, तो यहां से कुछ चीजें आपको निकल कर आई प्राक ऐतिहासिक काल से। क्या निकल के आई कि प्राक ऐतिहासिक काल में जब इंसान पढ़ना लिखना नहीं जानता था तो वो जिंदगी गुजारता था पाषाण की तरह, जंगलों में अपनी जिंदगी गुजारता था। और इसी में हम लोग रखते हैं पाषाण काल को। ठीक है, किसको रखते हैं? पाषाण काल को। पाषाण काल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। पहला है इसमें पुरा पाषाण काल। मैं आपको ये भी सारी चीजें डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चन कहां से पुटअप होता है। आप देखें बहुत सारी चीजें होती हैं, पढ़े बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आए मतलब क्वेश्चन बहुत कम वहां से पुटअप किया जाए तो इससे फायदा नहीं है। आप कम पढ़ें, ठीक है, जैसे क्योंकि जो दवा होती है वो बस उतने खाई जाती है जितने में तबीयत ठीक हो जाए, यानी बस खाते ही चले जाएं। पुरा पाषाण काल और दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसी को उत्तर पाषाण काल भी बोलते हैं। नव पाषाण काल या और चौथा है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। देखिए पाषाण काल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। पाषाण काल का मतलब जिसमें मानो पत्थर के औजार और हथियार का यूज करता था, पत्थरों के औजार का यूज, औजार का प्रयोग करता था। ठीक, अब पूरा पाषाण काल से आपको सबसे ज्यादा चीजें याद रखनी पड़ेंगी। पूरा पाषाण काल में मानव जो था वो खाना बदोश की तरह अपनी जिंदगी गुजारता था। खाना बदोश ये वर्ड आता है इसलिए इस वर्ड पे मैं फोकस कर रहा हूं बार बार। खाना बदोश की मतलब होता है खाद्य संग्राहक। क्या होता है? खाद्य संग्राहक। सिर्फ उसको ये था कि बस कहीं से खाना मिल जाए। ठीक है, क्या चीज खाना है ये भी नहीं पता है, बस खाना है तो खाना है। ठीक है, खाना बदोश की तरह अपनी जिंदगी गुजारता था। और इसमें ये अफ्रीका के जंगलों में, मानो सबसे पहले कहां पे आया था? तो अफ्रीका के जंगलों में आया था। हम आपको अब ज्योग्राफी से मतलब स्टार्ट होगा, ये आप लोग पढ़े भी होंगे। 2 वर्ड्स आते हैं। पहला वर्ड क्या होता है? पहला सेंटेंस आपसे या क्वेश्चन पहला पुटअप किया जाएगा कि बताइए सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है। और दूसरा पूछा जाएगा मानव जाति का पालना। इसे क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, सभ्यता के पालना को। क्रेडल ऑफ ह्यूमन बींग्स बोलते हैं किसे? मानव जाति की पालना को। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले जो मानव आया, मानव सबसे पहले कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में ये खाना बदोश की तरह अपनी जिंदगियों को गुजारता था। यानी उसका मोटिव क्या था? कि सिर्फ खाने को खाना है। ठीक है, कोई भी चीज बस खाने के लिए ही होता है। अब और सबसे पहले यहाँ पे अब कोई चीज खाना है तो पहले कच्चे ही खा जाता था। ठीक है, पका हुआ नहीं खाता था। लेकिन बाद में जब उसने क्या किया? आग का डिस्कवर किया। किसका? आग की अगर जब मानव ने खोज कर ली तब उसे वो भून कर खाया और उसे और अच्छा लगने लगा और मज़ा आने लगा, तो फिर उसके बाद इसका यूज़ उसने ज़्यादा किया। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आग की खोज किस काल में की गई। ऑप्शन में 2 चीज़ें रहेंगी। अगर आपसे पूछा पाषाण काल तो पाषाण काल लगाएंगे, अगर इन चारों ऑप्शन से पूछ लिया तो पूरा पाषाण काल। ठीक है, अगर पूछ लिया इस तरीके से कि आधुनिक काल में या इतिहास काल में या पाषाण काल में, ऐसे पूछ लिया तो आप लगाएंगे पाषाण काल। लेकिन अगर इन चारों को ऑप्शन में डाल दिया तो आप लगाएंगे पूरा पाषाण काल। वैसे याद भी रखिएगा कि अगर पूरा पाषाण काल ऑप्शन में है तो आंसर आपका यही होगा। तो ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। खाना बदोश की तरह अपनी जिंदगियों को गुजारता था और अफ्रीका में ये मानव आया था, मानव ने आग की खोज सबसे पहले की थी। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं इसमें मध्य पाषाण की बात। एक चीज और ये याद रखिएगा, पुरा पाषाण काल को हम लोग बोलते हैं पैलियोलिथिक।
क्योंकि इस समय जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसकी टर्मिनोलॉजी जो है वो अलग कर दी गई है। आपको हिंदी ना लिख के उसकी इंग्लिश लिख के दे देगा, और हिंदी में उसको लिखेगा पैलियोलिथिक, इस तरीके से पैलियोलिथ। पैलियोलिथ, ठीक है। तो हिंदी भी याद रखिएगा, पैलियोलिथ इसको बोलते हैं। और मध्य पाषाण काल को बोला जाता है चिल्कोलिथ। क्या बोलते हैं? चिल्कोलिथ। मध्य पाषाण काल को बोलते हैं मेगालिथ। मेसोलिथ। नव पाषाण काल को बोला जाता है मेगालिथ। ताम्र पाषाण काल को चिल्कोलिथ। ये चीजें आप लिख लेंगे, यही ऑप्शन में हिंदी में ये टर्मिनोलॉजी लिख के दे देता है। तो पहला लिखेंगे पैलियोलिथ, मध्य, देखो मीजो का मतलब होता है मध्य, मीजोलिथ पाषाण काल, मेगालिथ नव पाषाण काल, चिल्कोलिथ होता है ताम्र पाषाण काल। तांबे को चिल्कोलिथ कहा जाता है, चिल्को का मतलब तांबे से रिलेटेड है, मेगा मतलब बड़ा होता है। तो नव पाषाण काल में लाशों का बहुत बड़ा ढेर पाया गया था, इसलिए इसे कहा गया, लाशों का ढेर की वजह से मेगालिथ इसे कहा गया। लाशों का ढेर क्या हो गया? मेगालिथ। मध्य पाषाण काल में सबसे पहले अंत्योष्ठी कार्यक्रम, यानी लाशों को दफनाने का तरीका, जिसे हम फ्यूनरल राइट्स बोलते हैं, वो कहां पे देखने को मिला? तो मध्य पाषाण काल में देखने को मिला। फ्यूनरल राइट्स जो है या अंत्योष्ठी कार्यक्रम, ये हिंदी का वर्ड जरूर याद रखिएगा, हिंदी में अंत्योष्ठी कार्यक्रम सबसे पहले कहां पे देखा गया? तो मध्य पाषाण काल में। अगर मध्य पाषाण काल नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? मीजोलिथ में रहेगा। लाशों की ढेर की वजह से नव पाषाण काल याद रखिएगा, इसे मेगालिथ कहा गया। और ताम्र पाषाण काल में सबसे पहले तांबे की खोज की गई, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ताम्र पाषाण काल। तो ये याद हो जाएगा, क्योंकि तांबा से, ताम्र मतलब तांबा ही होता है, तो ताम्र पाषाण काल तांबे से रिलेट कर देंगे। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये चीजें आप नोट भी करते चलेंगे साथ में, ये इंपॉर्टेंट है, इसका टर्मिनोलॉजी जरूर याद रखिएगा, हिंदी में यही चीजें लिख के आपको दे देगा। तो ये हम किसके बारे में पढ़ चुके? पाषाण काल के बारे में। अब पाषाण काल को हम लोग और तरीके से देखते हैं। इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, आप एक एक पॉइंट में करते लिखते चले जाएंगे। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सबसे पहले खेती कहाँ की गई? जौ की खेती की गई थी सबसे पहले। खेती किस चीज की गई थी? तो जौ की। कहां की गई? ईरान में की गई। 8000 ईसा पूर्व पहले, 8000 बीसी कहां की गई थी? तो ईरान में। ये लेकिन देखो वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने क्या लिखा है? सबसे पहले खेती, यहां पे लिख लीजिएगा आप, सबसे पहले। सबसे पहले जो है वो खेती कहाँ की गई? तो ईरान में की गई, 8000 ईसा पूर्व पहले। लेकिन आपसे पूछेगा सबसे पहले व्यवस्थित ढंग से कृषि कब की गई? यहाँ पे सिर्फ खेती की गई थी, लेकिन एक स्टेबल तरीका नहीं था, व्यवस्थित एक डेवलप तरीका नहीं था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले व्यवस्थित ढंग से कृषि, लिखते भी चलेंगे साथ में आप। सब व्यवस्थित ढंग से कृषि सब कहाँ की गई? तो 7000, देखो के का मतलब 1000 होता है यूट्यूब की दुनिया में, ठीक है। तो के यहाँ पे हम लिख दिए हैं, यहाँ पे हमने आपको बता दिया था, ये 7K का मतलब 7000 ईसा पूर्व। 7000 ईसा पूर्व ये कहाँ किया गया था? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में किया था। उसका नाम था मेहरगढ़। जगह का नाम याद रखिएगा, मेहरगढ़ में किया गया था। ये खेती किस चीज की थी? तो गेहूं और जौ की थी। खेती किसकी थी? गेहूं और जौ की थी। ये कहां पे है? तो दो पहाड़ियां हैं पाकिस्तान में, सुलेमान और किरथर। सुलेमान और किरथर ये दोनों क्या हैं? पहाड़ियां हैं। इन्हीं पहाड़ियों के बीच में एक जगह है मेहरगढ़।
यहीं पे सबसे पहले व्यवस्थित ढंग से कृषि, आपका ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले व्यवस्थित ढंग से कृषि कहाँ की गई, तो मेहरगढ़ में। वो कृषि या खेती किस चीज़ की थी, तो जौ और गेहूं की थी। वो कहाँ पे किया गया था, किन दो पर्वतों के बीच में, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ों के बीच में। अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो यहाँ से इस तरीके से पाकिस्तान का मैप आपको दिख जाएगा, ठीक है, इस तरीके से क्या पाकिस्तान का मैप। तो यहाँ सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में एक यहाँ पे पहाड़ी है जिसका नाम है सुलेमान, और यहाँ पे पहाड़ी है किरथर, यहाँ पे है मकरान। तो सुलेमान, इसका नाम है सुलेमान, इसका नाम है किरथर। इसी पहाड़ी के बीच में एक जगह है जिसका नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में है, जहाँ सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से क्या किया गया था, एग्रीकल्चर की गई थी। वो एग्रीकल्चर किस चीज़ की थी, तो गेहूं और जौ की थी, गेहूं और जौ की थी। इतना पॉइंट आप लोग नोट करते चलेंगे साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले पूछेगा तो ईरान में, वो भी जौ की खेती की गई थी, लेकिन व्यवस्थित तरीके से मेहरगढ़ में की गई थी। इसको भी नोट कर लेंगे आप। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा, ये तो खेती के बारे में हो गया कि कृषि का जो अंत्योष्टि कार्यक्रम, हाँ, अगर ये पूछा जाएगा कि अंत्योष्टि कार्यक्रम या लाशों को दफनाने का, शवों को दफनाने का जो तरीका है वो कहाँ से मिला, तो मध्य पाषाण काल से मिला। और ये भी याद रखिएगा कि मध्य पाषाण काल में ही कृषि की शुरुआत होती है। जैसे हमने तो ये जगह बता दी आपकी, लेकिन कृषि का शुरुआत किस काल में किया गया, कृषि का शुरुआत, कृषि की जो शुरुआत है वो किस काल में, शुरुआत किस काल में की गई, तो मध्य पाषाण काल में। लेकिन व्यवस्थित नहीं थी, ध्यान रखिएगा, मध्य पाषाण काल। लेकिन ये चीजें क्या थी, ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, व्यवस्थित नहीं थी। फिर आपसे पूछेगा व्यवस्थित ढंग से कृषि, व्यवस्थित ढंग से कृषि कहाँ की, कब की गई, तो नवपाषाण काल में। व्यवस्थित ढंग से कृषि कब की गई, तो नवपाषाण की। काल का क्रम मैं आपको बता रहा हूं। तांबे की खोज कहाँ की, ताम्र पाषाण काल में की गई थी। अब बहुत सारी चीजें हैं यहां पे, आप देखेंगे कि सबसे पहले मानव का कंकाल कहां पे पाया गया, मानव कंकाल, मानव मानव कंकाल कहां पे पाया, तो मद्रास के पल्लोरन में। पल्लोरन ये कहां पे है, तो मद्रास में है। मद्रास जो है उसका अभी नाम क्या है, चेन्नई है। तो आप देखेंगे भारत का अगर मैप इस तरीके से, ठीक है, ये हाफ हमने आपको बनाया है, यहीं से आप देखेंगे मद्रास में सबसे पहले क्या मिला था, यही है पल्लोरन, ठीक है, पल्लोरन। पल्लोरन में सबसे पहले मानव कंकाल को देखा गया था। आप याद रखेंगे भीम बेटिका, यहाँ पे है भीम, ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में है भीम बेटिका, जहाँ से गुफाओं के शैल चित्र प्राप्त हुए थे। भीम बेटिका ये रायसेन जिले में है। क्या मिला था, तो गुफाओं के शैल चित्र, गुफाओं के शैल चित्र पाए गए थे, कहाँ से, मध्य प्रदेश से, ठीक है। अब ये जैसे अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगहों से प्राप्त हुई। अब देखेंगे सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला, चावल का साक्ष्य, प्राचीनतम चावल का साक्ष्य, प्राचीनतम चावल का साक्ष्य, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। याद रखेंगे इसको, लहुरा देव। लोहुरा देव ये कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में। लोहुरा देव, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लोहुरा देव। कौलडिहवा एक जगह है उत्तर प्रदेश में, यहाँ से भी चावल मिले हैं। कौलडिहवा, कौलडिहवा से भी क्या मिला है, चावल। ये भी कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। कौलडिहवा से चावल मिला है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट वाइज ही आएगा, इसको आप जरूर लिखते रहेंगे, मेंशन करते रहेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। कौलडिहवा से क्या प्राप्त हुआ, तो चावल प्राप्त हुआ।
फिर कौलडिहवा के बाद में याद रखिएगा कश्मीर में है बुर्ज होम, बुर्ज होम। कश्मीर के बुर्ज होम से मिला है गर्त आवास, गर्त आवास, ठीक है, लाशों का मतलब दफनाने का जगह, गर्त आवास मिला लाश को जम्मू कश्मीर से क्या मिला है, बुर्ज होम, जम्मू बुर्ज होम से मिला है गर्त आवास। ये कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर, ये जरूर याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में। कौलडिहवा से चावल मिला है, हाँ बिहार से, बिहार के चिरांद से भी मिला है, बिहार से मिला है चिरांद, याद रखिएगा चिरांद। कहाँ से मिला, तो बिहार, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने पाषाण काल में आपको बताए। अब एक चीज पूछेगा, हड्डियों के औजार कहाँ से मिले हैं, ठीक है, तो वो महदहा और दमदमा से मिले हैं, महदहा और दमदमा से हड्डियों के साक्ष्य पाए गए हैं। हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से पाए गए, तो महदहा और दमदमा, महदहा से और दमदमा से। महदहा से ये हड्डियों का साक्ष्य पाया गया, यानी लाशों का ढेर पाया गया है। और जो दमदमा वाले लोग थे वहां से ये पता चलता है कि वो हड्डियों के औजार में खाना पीना करते थे, ठीक है, हड्डियों में ही खान पान, यहाँ पे लिख लेंगे आप, हड्डियों के बर्तनों में खान पान। खान पान किस में करते थे, तो हड्डियों से निर्मित हड्डियों से निर्मित बर्तनों में, ठीक। ये पॉइंट आप जरूर नोट करिएगा कि हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो महदहा से और दमदमा से मिले हैं। अलग अलग जगहें हैं, अलग अलग पॉइंट है इसमें। तो ये सारी चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई। बेसिक इन्फॉर्मेशन का मतलब हमने आपको बताया कि सबसे पहले पूरा पाषाण, एक बार रिवाइज करते हैं इतना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहाँ से शुरुआत किया था, इतिहास किसे कहते हैं, फादर ऑफ इतिहास या हिस्ट्री किसे कहा जाता है। देखें, इतिहास शुरू से हम आपको बताते चलते हैं, आप एक बार गौर से ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। इतिहास जो है वो अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के पिता फादर ऑफ हिस्ट्री या हेरोडोट्स को कहा जाता है। उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। रिमार्क में हमने लिखाया था कि नेचुरल हिस्टोरिका किसकी है, तो प्लिनी की है। किसकी है, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग इतिहास को 3 कालखंडों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल में हम लोग पाषाण काल को रखते हैं, इसमें मानव ना पढ़ना जानता था ना लिखना जानता था, ठीक है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में लिखना तो जानता था लेकिन पढ़ना नहीं जानता था। ये चीज़ें हमको मिली हैं, ये पुरातात्विक साक्ष्य से ये चीज़ें हमको मिलती हैं, इसीलिए हम इस बेस पे बोल सकते हैं कि वो लिखना जानते थे लेकिन पढ़ना नहीं जानते थे। इसमें हम सिंधु सभ्यता को रखा जाता है। फिर आएगा हमारा ऐतिहासिक काल, जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें हम प्राक ऐतिहासिक काल में आपको बताएं कि प्राक ऐतिहासिक काल में पाषाण काल को रखा जाता है। पाषाण काल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं इसके पाषाण काल के, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसी को उत्तर पाषाण काल भी बोलते हैं। उसके बाद आएगा हमारा ताम्र पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में पैलियोलिथिक होता है, मेसोलिथ, मेगालिथ, चिल्कोलिथ। ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। यहाँ से आपको टर्मिनोलॉजी चेंज करके इसमें क्वेश्चन बना देता है। हमने बताया पुरा पाषाण काल में कि जो मानव था वो अफ्रीका के जंगलों में था और वहीं पे आग की खोज की। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता, मानव की सबसे बड़ी और सबसे पहली उपलब्धि क्या थी, तो आग की खोज थी, ठीक है। मध्य पाषाण काल में अफ्रीका, हमने बता दिया इसमें। मध्य पाषाण काल में अंत्योष्ठी कार्यक्रम था, शवों को दफनाने का तरीका। नव पाषाण काल में लाशों के ढेर मिले थे, उसी वजह से मेगालिथ कहा गया। ताम्र पाषाण काल में तांबे की खोज की गई। यह आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले तांबे की खोज की गई या लोहे की, तो आप याद रखिएगा तांबे की खोज की गई थी, ठीक है, क्योंकि पहले प्राक ऐतिहासिक काल आता है फिर आद्य ऐतिहासिक काल आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर देखें हमने
कि प्राक ऐतिहासिक काल में हमने आपको बताया कि सबसे पहले खेती जौ की गई थी 8000 ईसा पूर्व में ईरान में किया गया, लेकिन व्यवस्थित तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो 7000 ईसा पूर्व किया गया था। वो भी कहाँ पे? तो मेहरगढ़ में किया गया था। ये मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो ये भी याद रखिएगा, पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान के किन दो पर्वतों के बीच में? सुलेमान और किरथर, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में ये जगह है जो गेहूं और जौ की खेती की गई थी। हड्डियों से संबंधित कुछ चीज़ें हमने आपको बताई कि हाँ, कृषि का शुरुआत सबसे पहले मध्य पाषाण काल में हुआ, लेकिन व्यवस्थित तरीके से नवपाषाण काल में हुआ। मानव कंकाल पल्लव से पाया गया जो कि मद्रास में है। भीमबेटका से गुफाओं के शैलचित्र पाए गए हैं। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य लहुरा देव से मिला गया जो कि उत्तर प्रदेश में है। 8000 ईसा पूर्व, ये भी लिख सकते हैं आप। कौलडिहवा से भी मिला है। यह है 8000 ईसा पूर्व पाया गया, लेकिन कौलडिहवा से जो मिला है वो 7000 ईसा पूर्व है। कौलडिहवा से भी क्या पाया गया है? चावल पाया गया। बुरजहोम जम्मू कश्मीर में है, यहाँ लाशें पाई गई हैं। और चिराद बिहार से चिराद पाया गया। फिर उसके बाद में अगला हमने बताया हड्डियों से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछेगा तो महादहा और दमदमा, ये दोनों चीज़ें, हड्डियों का औजार ये लोग भी करते थे, औजार और हथियार के लिए, और ये हड्डियों में अपना जल ग्रहण करते थे। हड्डियों में क्या करते थे? जल ग्रहण करते थे, खाना पीना करते थे। कौन? दमदमा वाले लोग। ये चीज़ें आपको समझ में इतना आ चुकी होंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं प्राक ऐतिहासिक काल आपका खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम, हेडिंग आप लिखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, आप लोग हेडिंग लिखेंगे इसमें। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में हमने आपको बताया कि इसमें हम रखते हैं सिंधु सभ्यता को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका क्वेश्चन भी हम लोग कराते चलेंगे हम आपको। जब ये पूरा यानी प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल जब दोनों खत्म हो जाएगा तो दोनों का मिक्सअप में एक लेक्चर में हम पूरा क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो देखें, सिंधु सभ्यता की बात अगर हम करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा था? सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? ऑब्जर्वेशन किसने किया, यानी सर्वेक्षण किसने किया? जैसे अगर हम कह दें आपसे, आजकल भी आप सुनते होंगे कि कोई बाबा या कोई भी उठकर ऐसे बोल देता है कि इस जगह पे यहाँ सोने का पहाड़ है, चांदी का पहाड़ है, ठीक है, मिट्टी का पहाड़ है, मतलब फला जो भी कुछ बोलता है, तो उसकी सबसे पहले जानकारी मिलती है। लोगों को क्या मिलती है? जानकारी मिलती है कि ये चीज़ें यहाँ पे है या नहीं है। फिर उसका ऑब्जर्वेशन होता है, सर्वेक्षण होता है। ऑब्जर्वेशन सर्वेक्षण का मतलब पता लगाया जाता है कि चीज़ें हैं तो कितना है, कितने एरिया में फैला हुआ है, या उसके बाद जब वो फैला तो उसको किसी को बुलाएंगे, ठेकेदार वगैरह को, कि खुदाई करवाने के लिए। फिर जब वो खुदाई करवाने का फिर नामकरण कोई करेगा कि जो चीज़ निकला हुआ है उसका नाम क्या रखा जाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यही हाल था सिंधु सभ्यता में, ठीक है। सिंधु सभ्यता माना जाता है जो वो मतलब इसका जो विनाश था वो सिंधु नदी में बाढ़ के कारण हुआ था, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता की सबसे पहली अगर हम बात करें कि जानकारी किसने दिया था, किसने बताया कि यहाँ सिंधु सभ्यता है, जानकारी। मैं एक एक पॉइंट में आपको लिख रहा हूँ। जानकारी से आप याद रखिएगा मैसेज। हमने कहा है ना, चीज़ों को क्रिएटिव बनाएंगे, चीज़ों को फनी बनाएंगे, जैसे कि आपको याद हो जाए। तो आपसे कोई पूछेगा सिंधु सभ्यता का सबसे पहले मैसेज किसने दिया, अभी उसको पता नहीं है। जिसने मैसेज दिया है उसको ये चीज़ पता नहीं है कि वो सिंधु सभ्यता ही है। उसने आके मैसेज दिया कि यहाँ पे कोई सभ्यता पहले विकसित थी। तो किसने दिया मैसेज? दिया चार्ल्स मैसन ने। किसने दिया? चार्ल्स मैसन। मैसेज से याद रखिएगा, जानकारी आप बस नाम सुने रहिए। सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले मैसेज किसने दिया? तो चार्ल्स मैसन ने दिया। किसने दिया? चार्ल्स मैसन, ठीक। अब चार्ल्स मैसन ने तो बता दिया, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम था कनिंघम, उसने सर्वेक्षण किया।
सर्वेक्षण। क्या किया? सर्वेक्षण किया, यानी ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन के बाद उसने बताया कि जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं चार्ल्स मैसन साहब, कि यहाँ पे कोई सभ्यता थी, तो यहाँ पे एक सभ्यता थी। और मतलब ऑब्जर्वेशन करने के बाद किसने? कनिंघम ने। कनिंघम ने इसका ऑब्जर्वेशन किया या सर्वेक्षण किया और कहा कि ये जो सिंधु सभ्यता है ये 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, जैसे चार्ल्स मैसन ने तो बता दिया कि यहाँ पे कोई सभ्यता थी, कनिंघम साहब ने सर्वेक्षण किया और कहा कि जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं वो है, और कितना है? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा है? यहीं पे एक पॉइंट और लिखेंगे, वो कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है। सर्वेक्षण करके ये चीज बताया कि कैसा है? त्रिभुजाकार, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखें, अब सर्वेक्षण भी हो गया। जब इसको पता चल गया तो नामकरण कौन देंगे? तो जॉन मार्शल। यानी उसका नाम किसने रखा? सिंधु सभ्यता। नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल ने किया था। जॉन मार्शल ने नाम क्या रखा? सिंधु सभ्यता। कहा कि ये जो जिस चीज की आप सर्वेक्षण करके बताए हैं हमको, वो जिस सभ्यता की आप, जिस सिविलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, वो सिविलाइजेशन सिंधु नदी के किनारे है, इसलिए इसे कहा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। किनारे को क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं, वैली बोलते हैं। तो नाम, यानी जॉन मार्शल ने क्या कहा कि जिस सभ्यता की आप बात कर रहे हैं वो सभ्यता सिंधु नदी के किनारे है, उसके घाट पर है, उसकी वैली में है, इसलिए कहा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। अब मतलब जॉन मार्शल ने तो नाम दे दिया, अब खुदाई का नामकरण किसने, यानी खुदाई किसने करवाई? खुदाई किसने करवाई थी? तो खुदाई करवाई दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। अब देखें, आप सुने होंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज भी दयाराम साहनी ने किया, सिंधु सभ्यता की खोज भी दयाराम साहनी ने किया। तो ये कैसे हो सकता? तो देखें, यानी सिंधु सभ्यता की जब खुदाई की जा रही थी तो सबसे पहला जो शहर ने मिला था उसका नाम था हड़प्पा, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए दयाराम साहनी को क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के, मतलब खुदाई किसने करवाई थी? तो दयाराम साहनी ने। ये इतनी चीज़ें आपको समझ में आया नहीं? ठीक है, इसको आप ज़रूर इसे कॉपी और पेन लेकर बैठा करें और लिखा करें तुरंत। कैसे लिखेंगे? तो जैसे हमने बताया कि मैसेज किसने दिया? तो चार्ल्स मैसन ने दिया। फिर सर्वेक्षण, ऑब्जर्वेशन किसने किया? तो कनिंघम ने किया। ठीक, नामकरण किसने दिया? तो जॉन मार्शल ने दिया। खुदाई का काम किसने करवाया? तो दयाराम साहनी ने करवाया। याद रखेंगे इतनी बातें आप। ठीक, ये 5 चीजें अब दयाराम साहनी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में ये चीजें थी। सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार, आकार भी हमने बता दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। देखें, सबसे पहले त्रिभुजाकार कैसे, अगर हम भारत की बात करें, इस तरीके से आप बना लेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, आप तो कहेंगे सर ये तो त्रिभुज नहीं है, चतुर्भुजाकार, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा दो। ये ईस्ट हो जाएगा,
ये वेस्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अगर सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार है, इधर मैं मैप के जरिए आपको बताता हूं। देखिए, ये भारत का मैप है। अगर हम भारत के मैप में आपको बताएं कि कैसे क्या चीजें मिली थी, तो यहां ध्यान से जो मैप नहीं बना पाएंगे वो ध्यान से देखेंगे इस चीज को। देखें, ये त्रिभुजाकार किस तरीके से है, तो सिंधु सभ्यता के उत्तर में क्या चीज मिला, दक्षिण में क्या कौन सा शहर पाया गया, पूरब में क्या पाया गया और पश्चिम में क्या पाया गया। उत्तर में आपको मिला था चिनाब, जम्मू कश्मीर में। तीन चीजें याद रखिएगा, पहला तो शहर याद होना चाहिए, उसके बाद नदी याद होना चाहिए और उसके बाद राज्य याद होना चाहिए। तीन चीजें। जम्मू कश्मीर में यानी मांडा एक जगह है, मांडा जो चिनाब नदी के किनारे है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता का जो सबसे उत्तरी बिंदु था या उत्तर में खोजा गया शहर था, उसका नाम क्या था, तो मांडा था। सिंधु सभ्यता में उत्तरी बिंदु क्या था, मांडा, जो चिनाब नदी के किनारे है। और ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में आप आ जाएंगे साउथ में, तो ये है दैमाबाद। दक्षिण में क्या खोजा गया, दा से दक्षिण और दा से दैमाबाद। दक्षिण में दैमाबाद, ये कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। किस नदी के किनारे है, तो प्रवरा नदी के किनारे है। प्रवरा नदी। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। दक्षिण में कौन सा, दैमाबाद। अभी मैं मैप में आपको भर के बताऊंगा ये सारी चीजें। देखें, पूरब की अगर हम बात करें तो ये है आलमगीरपुर खोजा गया, आलमगीरपुर। ये कहाँ पे है, तो मेरठ में है। अब मेरठ में आलमगीरपुर है। मेरठ कहाँ, उत्तर प्रदेश में है। किस नदी के किनारे, तो हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन। ठीक है, उस हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी या हिंडन रिवर। पश्चिम में खोजा गया सुतका गेंडोर या सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर। पश्चिम में किसकी खोज की गई, तो सुतकांगे डोर को। ये कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है। और ये किस नदी के किनारे है, तो दाश्क नदी के किनारे है। कहाँ पे है, दाश्क नदी, ये दाश्क नदी के किनारे। तो ये 4 पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। यानी सिंधु सभ्यता का उत्तरी बिंदु क्या था, दक्षिणी बिंदु क्या था, पूर्वी बिंदु क्या था और पश्चिमी बिंदु क्या था। अब मैप में हम आपको भर के बता रहे हैं कि मैप में कैसे आपको याद करेंगे। सबसे पहले देखें, हमने क्या बताया, जम्मू कश्मीर में मांडा याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में ये है मांडा, ठीक है। किस नदी के किनारे है, तो चिनाब नदी। मांडा वो किस नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे है मांडा, ध्यान रखेंगे। फिर आएंगे, देखिए यहीं से नीचे उतरेंगे तो क्या आपको मिलेगा, मेरठ। यहीं आसपास में आपको मिल जाएगा, मेरठ दिल्ली के पास में है। ये है मेरठ। मेरठ में आपको कौन सा लास्ट है, तो आलमगीरपुर। आलमगीरपुर है, या ध्यान रखिएगा किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, ये मांडा है। पश्चिम में अगर हम कहाँ पे जाएंगे, पश्चिम में ये सारी चीजें तो याद रखिएगा, पाकिस्तान में ही है कौन सा, सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर, एस सिर्फ लिख देते हैं, ये दाश्क नदी के किनारे है। फिर अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, तो दैमाबाद। महाराष्ट्र में क्या आपको मिलेगा, दैमाबाद। अब समझाने के लिए आपको तो हमने लिख दिया है दैमाबाद। समझाने के लिए हमने आपको क्या बता दिया, ये 4 आपको लग रहा होगा पूर्व पश्चिम, तो ये अलग ही है। देखो अगर हम इसको मिलाएंगे तो कौन सा आकार बनेगा, तो त्रिभुजाकार ही बनेगा। अगर हम इसको मिलाएंगे इस तरीके से तो कौन सा आकार ये बना, त्रिभुजाकार ही बना, ठीक है। तो त्रिभुज, अब ये इसीलिए तो कहा गया है सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। लेकिन हम याद करेंगे ये चीजें जो है बस इतना सही है, क्या है, ये पूरब में है तो इसमें चतुर्भुज तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो त्रिभुजाकार इसीलिए कहा गया है। तो पहला याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में कौन सा है, मांडा, जो कि चिनाब नदी में है। ये जम्मू कश्मीर का आपको मैप का देखो, कहा जाता है कि जीएस और जीके पढ़ना बिना मैप के जरिए, ठीक है, ये आपके लिए बेकार है।
अगर जीएस और जीके आपको पढ़ना है तो मैप की जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। और वर्ल्ड की अगर नहीं है तो खासकर इंडिया के बारे में तो पता होना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर हो गया, ये उत्तर प्रदेश का ये मेरठ हो जाएगा, ये पूरा महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र का ये पूरा ऐसे है महाराष्ट्र, तो ये दैमाबाद हो जाएगा। बाकी ये इधर पाकिस्तान है, इस तरीके से आपको पाकिस्तान मिल जाएगा। इस तरीके से पाकिस्तान आपको मिल जाएगा, ये दैमाबाद, ठीक है। सुटका गैंडोर। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये चीजें याद कर लीजिएगा सिंधु सभ्यता में। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में जो खोजे गए स्थल हैं उन स्थलों के बारे में जानकारी देखते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो, ठीक है। सुतका गेंडोर तो हमने बता ही दिया आपको। उसके बाद आएगा लोथल है, धौलावीरा, कालीबंगा, ठीक है। बहुत सारी, सबसे ज़्यादा अगर कहा जाएगा तो गुजरात में खोजे गए शहर हैं। सिंधु सभ्यता में जो शहर खोजे गए हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? गुजरात में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हेडिंग लिखेंगे आप हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? तो 1921 में की गई। ये ध्यान से आप रखिएगा, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। किस नदी के किनारे की गई? तो ये भी ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज कहाँ की गई, किसने किया? तो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। कब किया था? 1921 में। और किस नदी के किनारे है? ये इंपॉर्टेंट है, अगर नदी पूछेगा तो रावी नदी। याद मैं आपको यहीं करवाऊंगा, इसके लिए आप बेफिक्र, अगर आप क्लास में बैठे हैं तो याद आपको होना है। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे, ठीक, रावी नदी के किनारे। दयाराम साहनी ने कहां पे किया गया था? रावी नदी के किनारे ये किया गया था। और कौन सा जिला है ये आपसे पूछेगा, तो माउंट गोमरी जिला, पाकिस्तान। माउंट गोमरी, माउंट गोमरी ये कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में। तो याद रखिएगा हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता 1921 में इसकी खोज की गई थी, दयाराम साहनी ने किया था। कैसे याद रखेंगे? बहुत सारे लोग हैं, आप कहेंगे कि सर सिंधु सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। आप ये भी कह रहे हैं कि सिंधु नदी जो है, सिंधु सभ्यता में सबसे पहला शहर खोजा गया हड़प्पा, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो नदी कैसे दूसरी हो गई? तो ध्यान रखेंगे जो शहर खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता वो रावी नदी के किनारे था। इसको याद करने का तरीका क्या है? दयाराम से याद रखिएगा, राम से हो जाएगा रावी नदी। दयाराम रावी नदी, यहीं से आप कंफ्यूजन मत होइएगा, यहाँ पे राम है, यहाँ पे रावी, ठीक है। और दूसरा जो है, अब यहाँ से पहले इसको आप समझेंगे ध्यान से कि हड़प्पा सभ्यता में किन किन चीज़ों की खोज की गई। बहुत सारी चीज़ें हैं, पुरोहित आवास है, अन्नागार है, स्नानागार है, ठीक है। RS-37 का कब्रिस्तान है, घोड़े की अस्थियां हैं, घोड़े का नाल है, जानवरों के सिक्के भी पाए गए, यानी ऐसा सिक्का पाया गया जिसमें एक सींग वाला जानवर भी देखा गया आपको। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? दयाराम साहनी। बस कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट इसमें लिख लेंगे। स्नानागार भी खोजा गया है, स्नानागार, स्नानागार, अन्नागार, अन्नागार खोजा गया। मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, उसके बाद मातृ देवी की मूर्ति यहाँ पे पाया गया। फिर आप लिख लेंगे RS-37 कब्रिस्तान, ठीक। ये चीजें हड़प्पा सभ्यता से आपको पूछा जाएगा। सन भी पूछा है, अभी पेट का एग्जाम हुआ था उसमें सन भी पूछा था। मिलान में भी ये सारी चीजें आप दे देता है, तो मिलान भी आपको करना पड़ेगा कि ये सही मिलान है या गलत है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बाद में मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो
याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के बाद में जो शहर खोजा गया वो क्या कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करें तो 1922 में इसकी खोज की गई। कब? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। किसने किया था? तो याद रखेंगे 1922, राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी, राखलदास बनर्जी, ध्यान रखेंगे 1922 में मोहनजोदड़ो ने राखलदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो में की खोज की थी। किसने? राखलदास बनर्जी। 1922 में। ये सन भी पूछा गया है। अब इसको कैसे, अब ये कहाँ पे है? जगह, जगह नदी सबसे पहले याद रखें, और जगह तो पाकिस्तान में ही याद रहेगा इसको, ठीक है। नदी याद रखें, देखो राखल से याद रखिएगा, ये है सिंधु नदी। पहले तो नदी ध्यान रखें कि यह है सिंधु नदी। किस शहर में हुआ था? तो राखल से याद रखिएगा, लरकाना जिला। राखल, लरकाना जिला, ये भी कहां पे है? पाकिस्तान। लरकाना जिला पाकिस्तान। तो इतना कैसे? राखल, लरकाना, ये कुछ ना कुछ आपस में कोरिलेट हो रहा है, तो भूलेंगे आप ये तो पक्का रहता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है और ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। अब मोहनजोदड़ो से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है ये आप मेंशन करेंगे इसमें। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है? मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, सबसे बड़ा स्नानागार, सबसे बड़ा अन्नागार। देखो स्नानागार का मतलब होता है जहां स्नान किया जाता है। अन्नागार, ट्यूबवेल, इसको वेल भी बोल सकते हैं, बॉथिंग टब, बॉथिंग वेल भी बोल सकते हैं। अन्नागार मतलब अनाजों को स्टोर करने की जगह को अन्ना, अन्न मतलब अनाज होता है, गार का मतलब घर होता है। अन्नागार का मतलब अनाजों को स्टोर जहां किया जाता है। ग्रेन स्टोरेज, इस पे भी लिख सकते हैं ग्रेन स्टोरेज, ग्रेन स्टोरेज, ठीक है। अन्नागार मिले हैं। सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो। इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला, मृतकों का, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी चीजें आपको मिली हैं ये आप मेंशन कर लेंगे, यहीं पे हम आपको लिख दे रहे हैं। मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी चीजें पाई गई हैं? पहला आप लिखेंगे मोहनजोदड़ो में श्रमिक आवास, श्रमिक आवास, पुरोहित आवास, पुरोहित आवास। हमने आपको एक लिख ही दिया है पुरोहित आवास। यहाँ पे स्नानागार, अन्नागार, स्नानागार, अन्नागार, अन्नागार, ये सारी चीजें पाई गई हैं। अब ये इतने ही नहीं है, और सारी चीजें। अन्नागार, अन्नागार के बाद में आपको मिलेगा सूती वस्त्र। कहाँ पे पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में, ठीक है। सूती वस्त्र कहाँ पे पाया गया? मोहनजोदड़ो में पाया गया सूती वस्त्र। यहाँ पे मैं इसको अलग स्लाइड में इसको लिख देता हूँ, ठीक है। मोहनजोदड़ो में क्या चीजें पाई गई हैं उसको मैं अलग से लिख देता हूँ। मोहनजोदड़ो, कोई कोई मोहनजोदारो भी बोलता है, मोहनजोदड़ो। मूवी अगर देखे होंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें हैं, वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। पहला याद रखिएगा आप, इसमें हमने आपसे यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पुरोहित आवास, पुरोहित आवास। जैसे हम इसको लिख रहे हैं ऐसे भी आप भी लिखेंगे। हमने कहा है ना, चीज़ों को फनी बनाइए, क्रिएटिव बनाइए, थोड़ा सा इमेजेबल बनाइए कि आपको दिखे चीज़ें, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो सिर्फ पिक्चर की भाषा समझता है। उसको ये नहीं पता है मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, या
हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, जियोग्राफी पढ़ रहा हूँ, बायो पढ़ रहा हूँ, या कुछ भी इसको नहीं पता है, हम इसको बताते हैं तभी इसको पता चलता है कि क्या पढ़ा जा रहा है। इसको सिर्फ आता है मेमोराइज करने का तरीका। तो मेमोराइज कैसे किया जाता है, यही इसी चीज़ों पे बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोगों का रिसर्च है इसी पे कि कैसे हम अपने ब्रेन को बड़ा कर सकते हैं। आने वाले क्लासेस में मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ब्रेन को कैसे डेवलप किया जाता है, ये सोचने की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाता है, थिंकिंग ऑफ कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाती है, ये सारी चीज़ें हम आपको कहाँ बताएंगे, इसी क्लास में बताएंगे। एक फार्मूला है मेरा, वो मैं भी खुद अप्लाई किया हूँ, उसका रिजल्ट भी मेरे सामने, मैं खुद ने उसको महसूस किया हूँ। वो सारी चीज़ें कि कोई भी चीज़ आप याद कर लें वो भूले ना, उसका क्या ट्रिक हो सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है बना बनाया रखा हुआ है आप खा लेंगे, ठीक है। उसके पीछे आपको कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हैं, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, कुछ चीज़ें मानना पड़ेगा। आने वाले क्लासेस में मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको बताता चलूंगा। तो यहाँ से याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो में सबसे पहले पुरोहित आवास मिला। पुरोहित आवास के बाद में क्या मिला है, स्नानागार। स्नानागार, स्नानागार के बाद में क्या मिला है, अन्नागार। अन्नागार के बाद में क्या मिला, सूती वस्त्र। सूती वस्त्र के बाद में आप याद रखिएगा क्या मिला है, चौड़ी सड़कें। चौड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कें के बाद में क्या मिला, पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है, पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ। उसके बाद आपको मिला है नर्तकी की मूर्ति। आप देखे होंगे यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, डांसर्स की स्टैचू।